हाँ जी, ये कहता है 5 बसेज हैं 2 टाउन के बीच में, 50 किलोमीटर की दूरी है, सीटिंग कैपेसिटी है 50 की, 75% कैपेसिटी है, राउंड ट्रिप लगाते हैं पूरे महीने। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पैसेंजर किलोमीटर। ओके, तो आप कहोगे 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना। ठीक बात है। हाँ जी, 5 बसेज हैं, है ना, और 50 की कैपेसिटी है, 75% मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, और 30 डेज, राइट, इंटू 2 कर दूँ, इंटू 2 कर देता हूँ, जाना आना। ठीक है, तो 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 इंटू 50 इंटू 30 इंटू 75, ये आ रहा है 5/62,500। ठीक है, चलिए, ये आ गया पैसेंजर किलोमीटर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इंक्लूड, है ना, क्या आता है, फैक्ट्री मतलब वेरिएबल ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड मार्जिनल कॉस्ट में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है, फिक्स कॉस्ट का। यहाँ पर टोटल कॉस्ट पर वैल्यूशन होता है, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर। फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियडिकल कॉस्ट। सेल्स एंड प्रोडक्शन आर सेम। ठीक है, जब सेल और प्रोडक्शन आपका सेम होगा तो दोनों में प्रॉफिट सेम हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से तो फर्क आता है दोनों में। मार्जिनल कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट पर होता है और इसमें टोटल कॉस्ट पर। तो जब क्लोजिंग स्टॉक होगा ही नहीं तो फिर प्रॉफिट तो दोनों का सेम ही होना है। सेल एक्सीड प्रोडक्शन, है ना, जब सेल ज़्यादा हो प्रोडक्शन से, क्या मतलब होगा इसका, सेल ज़्यादा होगी प्रोडक्शन से, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक होगा, नहीं तो कैसे बेच पाओगे। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक होगा, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक आपका होगा। तो जब अगर ओपनिंग स्टॉक आपका है, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पर होता है, टोटल कॉस्ट पर, है ना। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन में तो प्रॉफिट कम होगा। ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एब्जॉर्प्शन में टोटल कॉस्ट पर होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना कम होगा, यानी एब्जॉर्प्शन में, तो एब्जॉर्प्शन में कम होगा यानी मार्जिनल में ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ जी, सेलिंग प्राइस बिल्कुल सही है, चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन फिक्स, सारे। क्यों, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इनमें किसी में भी चेंज, ब्रेक इवन में चेंज आएगा। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, पर यूनिट सेम रहती है, पर यूनिट हमेशा सेम रहती है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो द फॉलोइंग बेसिक क्लासिफिकेशन। हाँ जी, बिहेवियर वाइज होता है। पीवी रेशियो इंक्रीज, पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है पीवी रेशियो में, फिक्स कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है। देयर इज अ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाए, सस्ता बेचें, ठीक है, अगर हम सस्ता बेचेंगे तो रेट क्या होगा, कम होगा। वेरिएबल कॉस्ट अगर सस्ता बेचेंगे, वेरिएबल कॉस्ट अगर देखो फ़ायदा होगा तो पीवी रेशियो बढ़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट में कमी आए या सेलिंग प्राइस बढ़ोतरी हो, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अगर हमारी बढ़ जाए तो पीवी रेशियो कम हो जाएगी। मतलब नुकसान होगा तो पीवी रेशियो कम होगी, फ़ायदा होगा तो पीवी रेशियो बढ़ेगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस के बढ़ने पर या वेरिएबल कॉस्ट के कम होने पर पीवी रेशियो बढ़ेगी, और सेलिंग प्राइस अगर कम हो जाएगा तो नुकसान होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो नुकसान होगा। इस केस में पीवी रेशियो कम हो जाएगी, इस केस में पीवी रेशियो बढ़ जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, ये यही कह रहे हैं टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट कब अडॉप्ट होगी, जब दो ऑल्टरनेटिव होते हैं तो सिलेक्ट तो एक करना होता है, तो डिफरेंस कितना होता है कॉस्ट का, पीवी रेशियो के लिए नहीं, मार्जिनल कॉस्ट के लिए भी नहीं, कॉस्ट पर यूनिट के लिए भी नहीं। टू मेक चॉइस बिटवीन 2 और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, है ना भाई। A1 करोगे कॉस्ट 10,000 आएगी, A2 करोगे तो कॉस्ट 12,000 आएगी। तो जब आपको डिसीजन लेना होता है कि यार A2 में
₹2000 कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अच्छा रेवेन्यू कितनी आएगी? A1 में रेवेन्यू आएगी 20,000, है ना, और A2 में रेवेन्यू आएगी 25,000। तब आप सोचते हो यार A2 में ना 5,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे और 2,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके, तो 3,000 रुपये का नेट बेनिफिट। तो ये डिफरेंशियल कॉस्ट हुई, है ना। तो इसका मतलब चॉइस आपकी होती है दो या दो से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव के अंदर। तो इसका मतलब अब मेरा हो गया डी। Which of the following would not be used to estimate standard direct material price? क्या कह रहा है वो? Which of the following would not be used to estimate standard material price? स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस के लिए क्या नहीं लेता हूं मैं, क्या नहीं लेता हूं? पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ बल्क परचेज डिस्काउंट। मटेरियल प्राइस डिसाइड करना है कितनी होनी चाहिए, मतलब मटेरियल की प्राइस क्या होनी चाहिए, मटेरियल की प्राइस क्या होनी चाहिए। क्या सोचूंगा यार, अगर मैं बल्क खरीदूंगा तो कितने रुपए में पड़ेगा, ये तो लेता हूं मैं, है ना। पिछला कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये भी लेता हूं, है ना। फोरकास्ट मूवमेंट, भविष्य में क्या प्राइस बढ़ेंगे, मतलब ये तो मैं ABC को तो कंसिडर करता हूं, है ना। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन ऑपरेशन, ये अजीब सा पॉइंट है, इसको नहीं लेता मैं, इसका कोई मतलब नहीं है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन ऑपरेशन, कि स्टैंडर्ड कैसे परफॉर्म कर रहा है, अरे भाई स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड डिसाइड करते समय मतलब क्या प्राइस होनी चाहिए, है ना, ये निर्णय लेते समय हम ये देखते हैं पिछला ऑर्डर हमारा क्या है, भविष्य में प्राइस कितनी बढ़ जाएगी, और बल्क खरीदे तो कितने रुपए का पड़ेगा, ये तो सब चीज़ें देखते हैं, बट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वाली बात नहीं आती। ठीक है बेटा, चलिए। व्हाट इज एन अटेनेबल स्टैंडर्ड, है ना। अटेनेबल स्टैंडर्ड क्या है, क्या होना चाहिए? ओके, ए स्टैंडर्ड विच इंक्लूड्स नो अलाउंस और लॉसेस, वेस्ट, inefficiencies, it represent the level of performance which is attainable under perfect operating conditions. No allowance of, ये तो नहीं हो सकता ना, losses का तो allowance आपको देखना ही होगा। A standard which include some allowances for losses, waste and influence, ठीक है, बी ठीक है हमारा, क्योंकि हमें कुछ लॉसेस को, वेस्ट को और इनएफिशिएंसीज को ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके जो अनुमान होता है उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक क्रिकेटर है मिस्टर ए, एक क्रिकेटर है मिस्टर ए, इसने पिछले 5 मैच में ये रन बनाए, पहले मैच में 100 बनाए, दूसरे में 102 बनाए, तीसरे में 98 बनाए, चौथे में 90 बनाए, फिर इसने 99 बनाए। पिछले 5 मैच का स्कोर है। अब आपको ये अंदाज़ा लगाना है, ये स्टैंडर्ड फिक्स करना है कि भाई अगले मैच में वो कितने रन बनाएगा, ठीक है। तो केवल हम ये नहीं देख सकते पिछले 5 मैच का एवरेज ले लो कि यार अगले मैच में 100 बनाएगा, नहीं, हमें ये देखना होगा कि पिछले 5 मैच, हो सकता है होम कंट्री में हो, अगला मैच फॉरेन कंट्री में हो, तो ये डेविएशन होगा, इसको लॉसेस कहते हैं, है ना, इनएफिशिएंसीज कहते हैं। हो सकता है पिछले 5 मैच में उसकी बारी, उसको फर्स्ट ओपनिंग पर लाया हो, अगले मैच में उसको छठे डाउन पर लाए, तो हो ही नहीं सकता। समझ गए बात भाई? तो इसका मतलब जो भी वर्किंग कंडीशन में काम करेंगे उनमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, इनएफिशिएंसीज हो सकती है, इनको ध्यान में रखकर फिर आप कहते हो यार अगला मैच उसका ना फॉरेन कंट्री में है, छठे डाउन पर है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो फिर भी 60 तो बना ही लेगा, है ना। तो ये स्टैंडर्ड हुआ। तो स्टैंडर्ड का मतलब भविष्य में जिन एक्चुअल कंडीशन में काम करेगा उसमें क्या लॉसेस, वेस्टेज और इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए फिर जो हम अंदाजा लगाते हैं उसे कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, राइट। चलिए, बजट आर शोन इन टर्म्स, ठीक है, बजट किस की टर्म्स में, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मटेरियलिस्टिक, सबकी बी और सी। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं होता ना, हाँ, क्वांटिटेटिव और मेटेरियलिस्टिक होना चाहिए, मात्रात्मक। सेल्स बजट, मटेरियल बजट, क्वांटिटेटिव, क्वालिटी थोड़ा ना दिखाएंगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट, है ना। मास्टर बजट में क्या होता है पता है ना, रेवेन्यू माइनस खर्चे, तो रेवेन्यू, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन शेड्यूल नहीं होता कि हम कितना बनाएंगे, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बजट? पोटेंशियल बेनिफिट नहीं है बजट को यूज करने का, ठीक है। हाँ जी, एनहांस्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ फर्म एक्टिविटी ये होता है। मोर मोटिवेटेड मैनेजर्स, मतलब बजट बनाओगे तो मैनेजर आपस में मोटिवेटेड होते हैं, है ना। इम्प्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, दोनों डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेशन इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल, ये कहाँ से आ गया एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक्सटर्नल का मतलब बैंक से लोन लेना है, डिवेंचर इशू करने हैं, शेयर इशू करने हैं, तो ये नहीं ना, इसका बजट से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म बजट? लॉन्ग टर्म बजट कौन सा होगा? कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म बजट होता है, बाकी तो शॉर्ट टर्म होते हैं सारे। मटेरियल्स बिकम की फैक्टर, अरे वाह, मटेरियल हमारा की फैक्टर होगा। कोटा रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट, इनसफिशिएंट एडवर्टाइजमेंट प्रिवेल, देयर इज ए लो डिमांड, देयर इज ए नो प्रॉब्लम विद सप्लाई ऑफ मटेरियल। हाँ जी, ये तो मतलब मटेरियल अगर सप्लाई में लिमिटेड नहीं है तो मटेरियल कहाँ से हो गया? ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है। हाँ जी, इनसफिशिएंट एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं। कोटा रिस्ट्रिक्ट यानी बाहर से आने वाला जो मटेरियल है, गवर्नमेंट ने कह दिया इससे ज़्यादा मटेरियल नहीं मंगा सकते, आपका कोटा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसका मतलब इस केस में मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एज्यूम सिग्निफिकेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग बजट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंस होगा, राइट। हाँ जी, फ्लैक्सिबल बजट में तो होता है, बाकी किस में नहीं होता भाई। फ्लैक्सिबल बजट में कहते हो ना 60% कैपेसिटी पर, 70% पर, 80% पर, वेरिएबल कॉस्ट इतना, फिक्स कॉस्ट इतना, सेमी वेरिएबल इतना। तो फ्लैक्सिबल बजट में ही हम इसके डिफरेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। द बजट डेट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कौन सा बजट बनाओगे आप बताओ? सेल्स बजट। सबसे पहले तो सेल्स बजट बनाते हैं, क्योंकि कितना बेचोगे उस हिसाब से तो प्रोडक्शन करोगे, जितना बनाओगे उस हिसाब से मटेरियल कंज्यूम करोगे, जितना कंज्यूम करोगे उतना खरीदोगे, तो सबसे पहले बनाते हैं सेल्स बजट, है ना। सेल्स बजट इज ए फंक्शनल बजट, सेल्स बजट इज ए फंक्शनल बजट, ठीक है। व्हेन ए कंपनी वांट्स टू प्रिपेयर फैक्ट्री ओवरहेड बजट, जब हम फैक्ट्री ओवरहेड बजट बनाना चाहते हैं, इन विच जिसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट आर डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्रॉम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी लेवल, मतलब कॉस्ट का अनुमान कहाँ से लगाते हैं हम? एक्टिविटी लेवल से। एक्टिविटी लेवल का मतलब 60% लेवल पर क्या, 70% पर क्या, 80% पर क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट शुड बी प्रिपेयर्ड? फ्लेक्सिबल बजट, कोई बात ही नहीं है ना। फिक्स बजट में तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल होगा। मास्टर बजट में रिवेन्यू माइनस सारे खर्चों के बजट। R&D बजट का मतलब बाजार, तो फ्लेक्सिबल बजट हुआ। Which of the following budget facilitates classification of fixed and variable? Flexible budget। फ्लेक्सिबल में ही तो फिक्स्ड और वेरिएबल का ब्रेकअप होता है। एंटायर बजट ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल्ड एंड हेडेड बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव, है ना, हेडेड बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव। द एंटायर बजट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, मतलब पूरा बजट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल किया जाता है और हेडेड मैनेज किया जाता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव कौन होता है? वो बजट कंट्रोलर होता है। अकाउंटेंट तो करेगा नहीं ना, जनरल मैनेजर करेगा, है ना। बजट कंट्रोलर, बजट कंट्रोलर जो होता है वो बजट ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म बजट? लॉन्ग टर्म तो कैपिटल बजट होता है। ए फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर केयरफुल स्टडी ऑफ फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, सिंपल सी बात है। फ्लेक्सिबल बजट में ही तो ये होता है कि ये सारे फिक्स्ड, ये वेरिएबल, ये सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स को या सेमी वेरिएबल को। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट इज दैट ए फिक्स्ड बजट is concerned with single level of activity while flexible budget is prepared, बिल्कुल ठीक है। फिक्स बजट होता है एक पर्टिकुलर लेवल की, या तो मैं 60% पर काम करूंगा या 70 पर या 80 पर, किसी एक पर काम करूंगा। और फ्लेक्सिबल में 60% पर भी हो सकता है, 70 पर भी, 80 पर भी, ठीक है।
फिक्स्ड में एक पर्टिकुलर लेवल पर काम होता है, फ्लेक्सिबल में डिफरेंट पर कैलकुलेट किया जाता है। काम भले ही एक पर हो बाद में, पर फ्लेक्सिबल में ऑप्शंस होते हैं कि इस पर काम करोगे तो ये खर्चा आएगा, इतने लेवल पर काम करोगे तो ये खर्चा आएगा। फ्लेक्सिबल होते हैं, बट फिक्स में पहले से डिटरमाइन होता है, नहीं नहीं नहीं, हमें 70% का मतलब 70 पे ही काम करना है, ना कम ना ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर आइडियल टाइम वेरिएंस? आइडियल टाइम वेरिएंस के रीजन कौन से होते हैं? यहाँ कह रहा है नहीं, यहाँ कह रहा है नहीं। मशीन ब्रेकडाउन तो वर्कर खाली बैठेगा, मटेरियल का ना होना वर्कर खाली बैठेगा, है ना। वर्कर एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए तो वर्कर खाली बैठेगा। बट अगर वेजेस रेट बढ़ जाए तो इसका आइडियल टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो ए आंसर हो गया। 300 लेबर आवर्स वर वर्कड, है ना, 4,800 रुपए की कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 600 रुपए। ओवरहेड आर assumed to be related to direct labor hours of activity working. What was the standard cost per labor hour? चलिए बताओ। हाँ जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर लेबर आवर। हाँ जी, अब ये कह रहा है ओवरहेड्स आर एज्यूम टू बी रिलेटेड टू डायरेक्ट लेबर आवर्स, है ना। मतलब वेरिएबल ओवरहेड का इसका मतलब होता है कि वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट होगा, ठीक है, वही रेट स्टैंडर्ड लेबर का होगा। तो ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट पर आवर फॉर एक्चुअल आवर्स, है ना, ये होगा माइनस के 600। ये वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ओवरहेड्स आर एज्यूम टू बी रिलेटेड टू डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसका मतलब ये होगा कि लेबर का जो रेट है वही रेट वेरिएबल ओवरहेड का है। तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट निकालो, वही लेबर का रेट बोल देना, ठीक है, दोनों का रेट सेम है। चलिए, स्टैंडर्ड रेट नहीं मालूम, एक्चुअल रेट कितना हो गया? लेबर का 4800 डिवाइड बाई 300, यानी 16 रुपये लेबर का, वही वेरिएबल ओवरहेड का हुआ। एक्चुअल आवर्स कितने हैं हमारे? 300। इस लाइन का मतलब हुआ कि ओवरहेड का रेट और लेबर का रेट सेम है। चलिए, तो स्टैंडर्ड रेट कितना हो गया? ये -2, इधर जाके +16, 14। चलो, क्लियर पार्ट बेटा। Which of the following would explain an adverse variable production overhead efficiency variance? Variable overhead efficiency variance नेगेटिव आए, ठीक है, इसका मतलब एक्चुअल आवर्स हमारे ज़्यादा हो स्टैंडर्ड आवर से, एम्प्लॉइज वर लोअर स्किल लेवल देन स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड, है ना, कि लो उनका स्किल कम हो, उनका स्किल कम हो। अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम रिजल्टेड फ्रॉम सीरीज ऑफ मशीन ब्रेकडाउन, खाली बैठे हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल वाज डिफिकल्ट टू प्रोसेस। तो पहला और तीसरा सही है कि भी वर्कर का लेवल कम हो और या फिर खराब मटेरियल हो। अगर खराब मटेरियल हो तो लेबर धीरे धीरे काम कर पाएंगे, यानी उनको मटेरियल को एडजस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब हुआ कि भाई अगर एक प्रोडक्ट को बनाने में मान लो 6 घंटे का टाइम चाहिए और आपने 8 घंटे का टाइम लगा दिया, तो एफिशिएंसी एडवर्स आएगी। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यही है कि उनका लेवल ऑफ स्किल कम हो, यानी उनके दिमाग कम हो, वो उतने परफेक्ट ना हो, ठीक है। फिर मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का ना हो। अगर ख़राब क्वालिटी का मटेरियल होगा तो उसको बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे लेबर कहते नहीं यार अच्छा मटेरियल लगाते तो हम फटाफट कर देते हैं, अभी मटेरियल भी ख़राब है तो इसको करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। तो पहला और तीसरा यानी डी। चलिए, बजटेड सेल्स 18,000 यूनिट है। एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस 10% प्रोडक्शन आर स्क्रैप्ड एज डिफेक्टिव। ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स फॉर द मार्च आर बजटेड टू बी 15,000, क्लोजिंग है 11,400। ऑल इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स मस्ट हैव सक्सेसफुली पास्ड द क्वालिटी कंट्रोल चेक। प्रोडक्शन बजट, हाँ जी, प्रोडक्शन बजट क्या होता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो सेल कितनी है मेरे पास? सेल 18,000,
प्लस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक बताओ। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्स आर बजटेड 15,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 11,400। क्लोजिंग स्टॉक है 11,400, ओपनिंग स्टॉक है 15,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18,000 प्लस 11,400 माइनस 15,000, 14,400 है ना। अब वो कहता है कि 10% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट आर स्क्रैप्ड, तो इसका मतलब हम इतने बनाएं ताकि इसका 10% खराब होने के बाद ये टारगेट पूरा हो जाए। इसका मतलब अगर आप 100 बनाओगे तो 10 खराब हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब 90 हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन है, तो यानी 14,400 अगर 90% है तो डिवाइड बाई 90 कर दो, यानी मुझे 16,000 बनाने चाहिए ताकि 10% डिफेक्टिव होने के बावजूद भी 14,400 बन जाएं और क्लोजिंग ओपनिंग को मद्देनजर रखते हुए 18,000 बिक जाए। तो मेरा आंसर हो गया डी। ठीक है भाई, चलिए। सीजी कंपनी मैन्युफैक्चर्स ए सिंगल प्रोडक्ट टी, बजटेड प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ टी ड्यूरिंग द जून इज 200, ईच यूनिट ऑफ टी रिक्वायर 6 लेबर आवर फॉर कंप्लीशन एंड सीजी लिमिटेड टू 20% आइडियल टाइम। लेबर को 7 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजटेड फॉर, लेबर का बजट कितना बनेगा हमारा, ठीक है। कितने बनाओगे, 200 यूनिट बनाओगे, एक बनाने में 6 घंटे चाहिए, तो इसका मतलब 1200 घंटे चाहिए आपको सीधे सीधे। और वो कह रहा है कि 20% आइडियल टाइम होगा, इसका मतलब ये इफेक्टिव 80% है। तो 1200 अगर चाहिए नेट और 20% आइडियल है, तो मुझे ना 1500 घंटे चाहिए होगा। 1500 घंटे चाहिए ताकि 20% बेकार होने के बाद भी, 20% बेकार होने के बावजूद मैं 1200 घंटे मशीन में यूटिलाइज कर सकूं, तो मेरे 200 यूनिट बन जाएं, है ना। लेबर को 7 रुपये दे रहे हैं, तो 1500 इंटू 7, ये हो गया 10,500। ठीक है, डी आंसर हो गया। चलिए, local authority is preparing cash budget for its refuse disposal department. Which of the following item would not be included in the cash budget? कैश बजट में क्या नहीं आता, डेप्रीशिएशन तो आता ही नहीं है भैया, सबको पता है डेप्रीशिएशन इज ए नॉन कैश आइटम, डेप्रीशिएशन में कैश नहीं जाता, तो बी पार्ट है, सिंपल सी बात है। हाँ जी, क्या कहता है, एक्चुअल आउटपुट आपका 1,62,500 है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट 87,000 है, वर एग्जैक्टली एज बजट, यानी यही बजट है। हाउएवर एक्चुअल एक्सपेंडिचर 3 लाख, अब ध्यान से समझना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 3 लाख रुपए के हैं, वाज 18,000 ओवर बजट, व्हाट वाज बजट वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये टोटल है, ये वेरिएबल तो नहीं कह रहा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर का मतलब टोटल, और ये एक्चुअल है, जबकि ये 18,000 ओवर बजट है। इसका मतलब हमें बजट चाहिए, तो बजट कितना होगा, ये ज्यादा है बजट से, तो बजट होगा 282। बजट कितना होगा, बजट कितना होगा भाई, 18,000 ज्यादा है ना एक्चुअल, तो बजट होगा टोटल 288 टोटल। अब इसमें से फिक्स्ड के माइनस कर दो, है ना, यही फिक्स्ड है, मतलब यही बजट है, क्योंकि बजट और एक्चुअल सेम है, तो मेरे वेरिएबल आ जाएंगे 288 माइनस 87, ये आ गया। ठीक है, सॉरी 282 होगा, 282 माइनस 87,000, 195, सॉरी। तो ये मेरे वेरिएबल हो गए, बजटेड, और
एक्चुअल आउटपुट इतना है, साइलेंट है, तो यही बजटेड आउटपुट होगा। डिवाइड कर दो 1,62,500 से, डिवाइड कर दो 1,62,500 से। ये बजटेड वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1,62,500 डिवाइडेड बाई 1,62,500, 1 रुपये 20 पैसे। समझ आ गया? दोबारा ये कह रहा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी टोटल, वेरिएबल तो नहीं कह रहा, इसका मतलब टोटल वाज 18,000 ओवर बजट, ये बजट से ज्यादा है, यानी बजट 18,000 कम है, तो बजट आ गया 282 टोटल। इसमें से फिक्स का बजट हटा दो, यही फिक्स के बजट है, यही एक्चुअल है, तो मेरे 195 आ गए बजटेड वेरिएबल कॉस्ट। एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आउटपुट सेम है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो बजटेड वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट, तो बजटेड कॉस्ट आ गई। ठीक है, हाँ जी। ए लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट हैज नो प्रोडक्शन रिसोर्स लिमिटेशन फॉर फोर्सिबल फ्यूचर। नो प्रोडक्शन रिसोर्स मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैज आस्क्ड द कंपनी मैनेजर टू कोऑर्डिनेट द प्रिपरेशन ऑफ देयर बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इन व्हाट ऑर्डर शुड द फॉलोइंग बजट प्रिपेयर्ड? राइट भाई, हाँ जी। सबसे पहले क्या बनाओगे? सेल्स बजट बनाते हैं सबसे पहले, तो मतलब वो कहता है कोई की फैक्टर नहीं है, की फैक्टर होता तो पहले वो बनाता। तो सबसे पहले हम बनाते ही, ध्यान से सुनो, नॉर्मल सेल्स बजट। क्यों? सेल्स बजट का मतलब होता है हाउ मच क्वांटिटी यू हैव टू सोल्ड। यही तो पता लगे मार्केट से कितना बेचना है, तो जितना बेचना है उस हिसाब से बनाओगे, जितना बेचना है उस हिसाब से आप बनाओगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, जितना बेचना है, ठीक है, उस हिसाब से फिर आप बनाओगे, यानी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट। एक ही बात है, प्रोडक्शन हो या, क्योंकि फर्स्ट के बाद थर्ड नहीं आ रहा कहीं, फर्स्ट के बाद थर्ड आना चाहिए कायदे से, कोई दिक्कत नहीं है, पांचवा ले लेते हैं हम, यानी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। एक ही बात है, जो बनाओगे उस सबसे बचेगा। ठीक है, फिर प्रोडक्शन बजट, भाई समझे नहीं, कितना बेचोगे, कितना बचाना है, ठीक है, कितना बनाना है, ताकि मेरा जो बचाना है वो भी टारगेट पूरा हो जाए और जो बेचना है वो भी पूरा हो जाए। ठीक है, तो कितना बेचना है, कितना रखना है, कितना बनाना है। अब इतना बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, कंजम्पशन बजट। इसके बाद कंजम्पशन बजट आता है, वो नहीं है। फिर परचेज बजट, ठीक है, ये है ना। फिर कैश बजट, तो यानी बी मेरा आंसर हो गया। तो सबसे पहले सेल्स बजट, देखो मैं आपको समझा देता हूं, वैसे ही समझ लेना। सबसे पहले बनाते हैं हम सेल्स बजट। सबसे पहले बनाते हैं हम सेल्स बजट कि कितना मुझे बेचना है, कि मान लो 1,00,000 यूनिट आपको बेचने हैं, ठीक है। फिर कितने बेचने हैं इस हिसाब से प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, पर बचाओगे कितना, क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक डिजायर्ड, कि मान लो आपको 20,000 बचाने हैं, तो आप कितना मशीन को टारगेट दोगे कि आप कितना प्रोड्यूस करोगे। सेल्स इतना बेचने के लिए बनाओगे, इतना बचाने के लिए बनाओगे। ओपनिंग मान लो पड़ा हुआ है या जीरो है, चलो, तो इसका मतलब 1,20,000 बनाओगे ताकि क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत पूरी हो जाए और बिक भी जाए। ठीक है, अब इतना बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कंजम्पशन बजट। एक बनाने में 2 किलोग्राम, तो 1,20,000 में कितना, यानी 2,40,000 किलोग्राम आपको चाहिए। ठीक है, अब रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक मान लो 20,000 बचाना है, तो इसका अलग कंजम्पशन मशीन में 2,40,000 चाहिए और बचाने के लिए 20,000, तो खरीदोगे कितना, 260। ये प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ कंजम्पशन बजट नहीं है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, परचेज बजट। समझ आ गई? क्लियर बात? चलिए, एस प्रोड्यूसेस एंड सेल्स वन प्रोडक्ट पी। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 28 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 16, फिक्स कॉस्ट 4। फिक्स कॉस्ट आर बेस्ड ऑन द बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल 25,000 यूनिट, यानी जितना बनाओगे उतना बेचोगे फॉर द नेक्स्ट पीरियड, यानी 4 रुपये की फिक्स कॉस्ट 25,000 के
हिसाब से आई हुई है 1 लाख रुपए टोटल। ड्यू टू मार्केट चेंज बोथ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अबव द बजटेड लेवल इन द नेक्स्ट पीरियड। अगले साल हम प्राइस, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट ये चेंज हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट है, ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ये वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है। इट इंक्लूड्स प्राइम कॉस्ट। अगर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट 10 और 8% बढ़ जाए तो कितने बेचोगे, ठीक है, ताकि सेम प्रॉफिट हो पाए जो पहले वाला हुआ है। तो पहले वाला प्रॉफिट निकाल लो आप, फर्स्ट आप पहले वाला प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा बताओ। हाँ जी, 28 रुपये में बेच रहे हैं तो 28 माइनस 16 यही कर लूँ, 28 माइनस 16 कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया पर यूनिट। 25,000 बेच रहे हैं माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है 25,000 इंटू 4 1 लाख। ये मेरा प्रॉफिट हो गया पिछले साल का। कितना हो गया फटाफट बताओ। हाँ जी, 12 इंटू 25,000, 12 इंटू 25,000 3 लाख माइनस 1 लाख, यानी 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। अब यही प्रॉफिट चाहिए। चलो सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ा दी 10% से, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा दी, इसका मतलब 28 रुपये का 10% बढ़ा दो, 2 रुपये 80 पैसे, तो ये हो गई 30 रुपये 80 पैसे। 28 रुपये का 10% बढ़ा दो ना आप, 28 रुपये का 10% बढ़ा दो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 8%, 16 का 8%, 17 रुपये 28 पैसे, ठीक है। कितनी क्वांटिटी बेचोगे मान लो एक्स, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, ठीक है। प्रॉफिट चाहिए सेम 2 लाख, प्रॉफिट चाहिए सेम 2 लाख, तो बताओ कितना आ गया। हाँ जी, 2 लाख प्लस 1 3 लाख, और ये कितना हो गया 30 रुपये 80 पैसे, 30 रुपये 80 पैसे माइनस 17 रुपये 28 पैसे, 13 रुपये 52 पैसे। तो एक्स की वैल्यू हो गई 3 लाख डिवाइडेड बाई 13 रुपये 52 पैसे, ठीक है। 3 लाख डिवाइडेड बाई 13 रुपये 52 पैसे, ये हो गया 22,190 लगभग, ये हो गया 22,190। हाँ जी, तो पहले बेच रहे थे 25,000, पहले बेच रहे थे 25,000, अब बेचोगे 22,000। कम क्यों बेचेंगे सर, कॉस्ट बढ़ गई। अरे वेरिएबल बढ़ी है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा बढ़ी है, महंगा बेच रहे हैं, महंगा बेचने की वजह से अब हमें कम बेचने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया माइनस 25,000, यानी 2810 यूनिट कम बेचने पड़ रहे हैं, 2810 यूनिट कम बेचने पड़ रहे हैं पहले से, है ना। 25,000 पर डिवाइड बाई 25,000, यानी 11.2, 2810 हमें कम बेचने पड़ रहे हैं ओवर 25,000, तो ये आ गया 11.2% डिक्रीज। बोलो समझ आ गया। लॉजिकल डिक्रीज क्यों है, सेलिंग प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। महंगा बेचोगे तो कम बेचना पड़ेगा, समझ में आ गई बात। चलिए, ए कंपनी मेक्स ए सिंगल प्रोडक्ट एंड इनकर फिक्स कॉस्ट 30,000, वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपये, सेलिंग प्राइस 15, सेल्स डिमांड है 7,000, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा बताओ। फिक्स कॉस्ट 30,000,
डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 माइनस 5 कितना होता है 10, तो ब्रेक इवन हो गया 3000। ठीक है, A company manufactures a single product for which cost and selling price data are as मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लो, क्या होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये कहता है 30,000 का बजटेड सेल है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है 12 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपये। हाँ जी, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो हो गया। प्रॉफिट कितना है 12 माइनस 8 4 रुपये कंट्रीब्यूशन इंटू 30,000 1,20,000 1,20,000 माइनस 98,000 प्रॉफिट हो गया। 1,00,000 भाई 12 माइनस 8 कितने होते हैं 4 रुपये का कंट्रीब्यूशन 30,000 पर 1,20,000 हो गया। 1,20,000 माइनस 98,000 प्रॉफिट कितना हो गया 22,000 का प्रॉफिट हो गया। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन 4 डिवाइड बाई 12 33%। ठीक है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो कितनी हो गई, ये 66,000 हो गया। ठीक है, हाँ जी, और टोटल सेल कितनी है हमारी 3,60,000। हाँ जी, 66,000 रुपये की मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई, डिवाइड बाई 12 कर लो, तो 5500 यूनिट आ गए हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के। 5500 30,000 का लगभग कितना आ रहा है 18%, तो क्लोज आ रहा है इसका 20%। या ऐसे कर लो, ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन 24,500 और बजटेड सेल है 30,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5500 हो गई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5500 30,000 का लगभग 18 यानी क्लोज 20% आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट है 6,000, सेलिंग प्राइस 90, वेरिएबल कॉस्ट 40, फिक्स कॉस्ट क्या होगी। ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगा तो ब्रेक इवन पॉइंट किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 90 माइनस 40 50, मल्टीप्लाई कर दो 3 लाख। आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल 2 कोटेशंस आर रिसीव्ड। सप्लायर पी कह रहा है 2 रुपये 20 पैसे में देगा और क्यू कह रहा है 2 रुपये 10 पैसे में देगा, प्लस 2,000 रुपये का फिक्स चार्जेस है। ऑर्डर क्वांटिटी परचेज प्राइस विल बी द सेम। हाँ जी, तो कितने, द ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच द परचेज प्राइस पर यूनिट विल बी द सेम। हाँ जी बताओ, ये कह रहा है किससे लोगे आप, है ना, तो मतलब इंडिफरेंस निकालना है, तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट यानी 10 पैसे। इसका मतलब 20,000 यूनिट का अगर ऑर्डर हो तो चाहे किसी से भी ऑर्डर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट 160, 75% वेरिएबल है। व्हेन प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट, अगर मैं 10,000 बना रहा हूं, ठीक है, तो 160 रुपये की कॉस्ट आ रही है, इसमें 75% वेरिएबल है यानी 25% फिक्स्ड है। 25% का मतलब कितना होता है 40। हाँ जी, जब 10,000 बनाए, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 25% यानी 12,500 हो जाए, प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 12,500। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, हाँ जी 120 रुपये वेरिएबल सेम रहेगी, 120 इंटू 12,500 और जो फिक्स्ड है वो 40 रुपये के हिसाब से 10,000 पर कितनी आ रही है 4 लाख, वो 4 लाख ही रहेगी। ठीक है, तो कितना आ गया 120 इंटू 12,500 प्लस 4 लाख, ये हो गया। हाँ जी 19 लाख पर यूनिट कह रहा है, डिवाइड बाई 12,500, ये हो गया 152। दोबारा बताऊं,
160 रुपए की कॉस्ट है, 160 रुपए की कॉस्ट है, ठीक है। इसमें वेरिएबल कितनी है, 120 रुपये हो गई, फिक्स कितनी है 40 रुपये, और 10,000 यूनिट का लेवल है, तो फिक्स कॉस्ट हो गई 4 लाख, ठीक है। अब क्वांटिटी बनाओगे 12,500, क्वांटिटी कितनी बना रहे हैं हम, 12,500, 25% बढ़ गया ना, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, यानी 120 रुपये इंटू 12,500, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहेगी, तो 120 इंटू 12,500 कितने होते हैं, 15 लाख, तो टोटल हो गया 19 लाख, डिवाइड बाई अब बना रहे हैं 12,500, ये हो गया 120 रुपये पर यूनिट। क्लियर है पार्ट, चलिए ये तो क्या हो गया, गलत हो रहा है, 152 ही तो आ रहा था अभी, उन्नीस लाख डिवाइडेड बाई 12,500, 152, सॉरी 152, वो मैंने 15 लाख को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। चलिए, मेक और बाई डिसीजन में इट इज प्रॉफिटेबल टू बाई फ्रॉम आउटसाइड ओनली, बाहर से खरीदना तभी बेटर होगा, सप्लायर प्राइस अगर कम हो अपनी वेरिएबल कॉस्ट से, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है ना भाई, हम कंपैरिजन करते हैं ना मेक और बाई में, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये, परचेज कॉस्ट 8 रुपये, तो बाजार से खरीदो, फिक्स कॉस्ट तो दोनों में सेम रहती है, संक होती है, चाहे बनाओ या खरीदो, ठीक है, राइट भाई। प्राइम कॉस्ट क्यों नहीं, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड नहीं आ पाते हैं, टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी आ जाती है, तो परचेज कॉस्ट शुड बी कंपेयर विद द वेरिएबल कॉस्ट। ए बजट विच इज प्रिपेयर्ड इन ए मैनर सो एज टू गिव बजटेड कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, हाँ जी, एक बजट जो इस प्रकार से तैयार करते हो कि एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी, फ्लेक्सिबल बजट, एनी लेवल का मतलब 60, 70, 80 है ना, कोई एक पर्टिकुलर नहीं। चलिए, हाँ जी, समरी ऑफ फंक्शनल बजट, मास्टर बजट होता है, फंक्शनल बजट की समरी, ठीक है, 506। इज ए डिटेल बजट, कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ठीक है, बोथ रिवेन्यू और कैपिटल, कैश बजट में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में रिवेन्यू के खर्चे नहीं आते, सेल्स में क्वांटिटी सोल्ड आती है, ओवरहेड में केवल खर्चे आते हैं, तो कैश बजट में आएगा ये। हाँ जी, बताओ, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग प्राइस, आउटपुट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन हो गया इनटू 1.5 लाख, 7.5 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी है 5 लाख, प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख, ठीक है। पीवी रेशियो है 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, प्रेजेंट सेल है 30 लाख रुपए की, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, हाँ जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 60% है तो ब्रेक इवन 60% हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल 100% होता है, तो ब्रेक इवन सेल 60% हो जाएगी, 60% ऑफ सेल, 30 लाख का 60%, सीधा सीधा 18 लाख। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, 4,000 यूनिट इन प्रोसेस, 3800 आउटपुट है, 10% नॉर्मल वेस्टेज है, ठीक है, 2.5 रुपये के हिसाब से स्क्रैप वैल्यू है, एंड 46,000 रुपये इनकर टूवर्ड्स प्रोसेस कॉस्ट, देन अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन टू बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, निकाल लो। हाँ जी, देखिए क्या कहता है,
4000 यूनिट हमारे प्रोसेस में 3800 आउटपुट है, 10% नॉर्मल वेस्टेज है 2.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यहीं कर दें इसको। 4000 हमारा इनपुट है, प्रोसेसिंग कॉस्ट है इसकी 46,000, ठीक है। नॉर्मल लॉस कितना है इसका? नॉर्मल लॉस है 10%, यानी 400 का नॉर्मल लॉस है, 2.5 रुपये के हिसाब से है ना। हाँ जी, 2.5 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? 1000 रुपये, यानी 3600 बन जाना चाहिए। कॉस्ट आनी चाहिए 45,000, तो 45,000 डिवाइड बाई 3600, 12.5 रुपये का रेट आ गया, है ना। अब वो कह रहा है एक्चुअल आउटपुट कितना है? 3800, इसका मतलब 200 अब नॉर्मल गेन हो गया। तो अब नॉर्मल गेन की कॉस्ट पे तो 12.5 के हिसाब से होगी, कितने? 2,500। चल, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। एलिमेंट वाइज के हिसाब से फिक्स ओवरहेड नहीं आते, एलिमेंट वाइज के हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी फिक्स ओवरहेड हम नहीं लेते। व्हेन द सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 40,000 टू 60,000, प्रॉफिट इंक्रीज बाई 5,000, पीवी रेशियो। हाँ जी, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, ठीक है। कितना हो गया? 4, 25, ठीक है। In activity based costing, costs are accumulated by activity, such accumulated costs are called, हाँ जी, क्या कहलाता है इसको? कॉस्ट पुल तो होता है। एबीसी में सारी कॉस्ट जब हम एक्टिविटी के हिसाब से एक्यूमुलेट करते हैं तो कॉस्ट पुल कहलाता है। एबीसी के स्टेप में क्या इंक्लूड है? सबसे पहले वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना और उसकी कॉस्ट, है ना, कॉस्ट ड्राइवर, और फिर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, फिर एलोकेट करना, तीनों, यानी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ एबीसी, एबीसी का बेनिफिट नहीं है। प्राइम कॉस्ट की रिडक्शन थोड़ा ना होती है हमारी, कोई प्राइम कॉस्ट की रिडक्शन नहीं होती है। की एलिमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजट, हाँ जी, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ना, कितनी, और उसकी कॉस्ट, यही होता है सारा, डी हो गया।